हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में क्यों एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया। तीन तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस प्रकार से थे। पहला तो था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रैयतवाड़ी सेटलमेंट और तीसरा था महलवाड़ी सेटलमेंट। इन सारे सेटलमेंटों का एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि प्रत्येक सिस्टम ने कैसा काम किया, इन्हें कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया और सबसे महत्वपूर्ण इसने किस प्रकार से भारतीय किसानों तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। सिविल सर्विसेज पल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था तथा उसके बाद अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। बढ़ते हुए साम्राज्य के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। सबसे बड़ा एवं भरोसेमंद राजस्व का स्रोत भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए भू राजस्व ही था। इसलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को सिस्टमेटाइज करने का प्रयास किया था। वैसे भी अंग्रेज चूंकि फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स के प्रबल समर्थक थे, इसलिए वे इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते थे और साथ ही साथ ब्रिटेन में जो उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उसके भी हितों की उन्हें रक्षा करनी थी और अपने व्यावसायिक हितों की भी उन्हें सुरक्षा करनी थी। इसलिए वे किसी प्रकार का आयात कर या ट्रेड टैरिफ नहीं लगा सकते थे। तो उनके पास एक ही विकल्प था कि वह कृषि के क्षेत्र से लैंड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें। उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत थी अपने भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। नवाब को जो उन्होंने वचन दिया था प्रत्येक वर्ष पेमेंट देने का, उसे देने के लिए उन्हें धन की जरूरत थी और अंत में उन्हें भारत से वस्तुओं को खरीद करके इंग्लैंड में निर्यात करने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू के माध्यम से अपने संसाधन को अधिक से अधिक बढ़ाने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने इन तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किए। अब हम लोग एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसको देखेंगे कि हमें किस प्रकार से इसको मनन रखना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है वह है कि प्रत्येक जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उसकी विशेषताओं को हम लोग जाने। हम लोग यह भी जाने कि ये किस ब्रिटिश भारत के किन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया और इसका प्रभाव किसानों पर, बिचौलियों पर और औपनिवेशिक राज्यों पर किस प्रकार का पड़ा। और अंत में हमें यह भी जानना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट के बीच क्या इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, जिसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिन्होंने मार्च 1793 में इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इसे बनारस में भी लागू किया गया और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भी इसे लागू किया गया। अब हम लोग जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या विशेषताएं थी। इस सेटलमेंट के अनुसार अंग्रेजों ने जमींदार को जमीन के मालिक के रूप में मान्यता दी। किसान जमींदार के किराएदार बना दिए गए। लैंड रेवेन्यू को अस्थायी रूप से फिक्स कर दिया गया। बाढ़ पड़े या सूखा पड़े, फसल बर्बाद हो या फसल का उत्पादन ज्यादा हो, यह रकम जो निश्चित की गई थी वह स्थायी कर दी गई थी। तीसरा, जो रेवेन्यू शेयर था वह इस प्रकार से निर्धारित किया गया था कि 89% रेंट कलेक्शन का जमींदार के पास आता था, वह कंपनी को दिया जाना था तथा शेष 11% जमींदार को अपने परिश्रम के मेहनताना के रूप में रख लेना था। चौथा, इसमें यह भी स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि यदि कोई जमींदार अगर तय समय सीमा के सूर्यास्त तक लैंड रेवेन्यू का भुगतान करने में असमर्थ रहे तो उनकी जमींदारी जब्त की जा सकती थी। और इस प्रावधान का उपयोग का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और पांचवा, इस सेटलमेंट के अंतर्गत किसानों के हितों की अवहेलना की गई थी। उनके हित को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अंग्रेजों को यह उम्मीद थी कि जमींदार के रूप में उन्हें एक वफादार वर्ग का समर्थन मिलेगा और यह उनकी उम्मीद सही साबित हुई,
क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि किसानों की स्थिति, जमींदारों की स्थिति तथा कंपनी की स्थिति में इस परमानेंट सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ा है। तो किसानों की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदारों ने किसानों से ऊंचे लगान वसूल करना शुरू किया है और इस तरह से किसानों का शोषण शुरू हुआ। उनसे गैर कानूनी शेष भी वसूला गया तथा उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया। किसान अपनी जमीन में पूरी तरह से असुरक्षित हो गए। उन्हें बार बार जमीन से बेदखल किया जाने लगा तथा कर्ज के बोझ से वे दब गए, क्योंकि जमींदार रेंट बहुत ज्यादा ले रहे थे। जमींदारों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। बहुत से जमींदार तय समय सीमा के अंदर लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट करने में असमर्थ रहे और उनकी जमींदारी को जब्त कर लिया गया और उसे नीलाम करके बेच दिया गया और इस तरह से एक ऐसे जमींदार वर्ग का अभ्युदय हुआ जिसकी कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह शहर में रह करके ग्रामीण क्षेत्रों से धन अर्जित करना चाहता था और इस तरह से एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का उदय हुआ। क्योंकि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड किसी भी तरह से किसी के कार्य को करने को इच्छुक नहीं थे, तो उन्होंने अपने नीचे बिचौलियों को नियुक्त करना शुरू किया और बिचौलिए भी अपने अंदर अपने नीचे और भी बिचौलियों को नियुक्त करने लगे और इससे क्या हुआ कि कृषक रूप से खेती कर रहा था और जो शहर में बैठा जमींदार था उसके बीच कभी तो 50 तक इंटरमीडिएरी या बिचौलिए नियुक्त किए गए। और इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का शोषण और भी ज्यादा होने लगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने हिसाब से रेंट की वसूली, लगान की वसूली कर रहा था। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वित्तीय घाटा हुआ, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की रकम को निश्चित कर दिया गया था। इसलिए जिस बंजर भूमि को कृषि योग्य बना करके वहां से उत्पादन किया जा रहा था उस पर पूरा अधिकार जमींदार का हो गया और साथ ही साथ जिस जमीन की जमींदारी जमींदार को दी गई थी वह अगर अन्य सोर्स से उससे आय अर्जित कर रहा था तो उस पर भी कंपनी का कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार से यह सत्य है कि जमींदार के रूप में अंग्रेजों को एक वफादार वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ इस भू राजस्व व्यवस्था के चलते, लेकिन साथ ही साथ यह भी याद रखना होगा कि इस व्यवस्था के कारण जो जनमानस था, जिसकी जो बहुसंख्यक था, वह कंपनी के शासन से अलग थलग हो गया, उसमें असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण बना। जहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर हमने एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप विस्तार से और समझना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। इस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट हालांकि सैद्धांतिक रूप से एक स्थिर और समृद्ध ग्रामीण व्यवस्था बनाना चाहता था, पर व्यवहार में इसने किसानों की स्थिति को और दयनीय कर दिया तथा कृषि उत्पादकता में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार से हम लोग अगर मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण वाक्य आप लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब था किसानों के लिए अस्थायी रूप से बोझ, जमींदार के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षा तथा कंपनी के लिए अस्थायी रूप से वित्तीय हानि। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था जिसे अंग्रेजों ने दक्षिण भारत मद्रास प्रेसिडेंसी तथा पश्चिमी भारत बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा आसाम के कुछ हिस्सों में इंट्रोड्यूस किया। इसे रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है, जिसे इसने मद्रास में 1820 में लागू किया जब वह वहां का गवर्नर था। हालांकि 1792 में कैप्टन रीड ने 12 महल जिले में इसका प्रयोग पहले ही कर लिया था। अब हम लोग रैयतवारी व्यवस्था की विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। रैयतवारी व्यवस्था में सरकार तथा किसान के बीच जमींदार के रूप में कोई बिचौलिया नहीं था। राज्य और रैयत के बीच प्रत्यक्ष संबंध था। सरकार ने रैयत को भूमि का मालिक बनाया तथा राजस्व सीधे किसान से लेना शुरू किया। राजस्व 50% टोटल प्रोड्यूस का होता था। प्रत्येक प्लॉट का आकलन अलग अलग किया जाता था। आकलन का आधार जमीन की गुणवत्ता, फसल के प्रकार तथा औसत उत्पाद था। कर देने का उत्तरदायित्व अर्थात भूमि कर देने का उत्तरदायित्व किसान का था। लैंड रेवेन्यू को अस्थायी रूप से नहीं
फिक्स किया गया था। इसका रिवीजन 20 या 30 वर्षों के अंतराल पर किया जा सकता था। जहाँ तक ज्योग्राफिकल कवरेज की बात है तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा आसाम के कुछ हिस्सों में इसे लागू किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या इस व्यवस्था से किसान की स्थिति में सुधार हुआ? इसका उत्तर है कि नहीं, किसान की स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। जो राजस्व की मांग थी वह बहुत ज्यादा थी और वह लगातार बढ़ भी रही थी। हालांकि अनुमानित लैंड रेवेन्यू का डिमांड था वह 50% था अपने पूरे उत्पादन का। उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी। यदि बाढ़ पड़े या सूखा आए, उस स्थिति में अगर फसल बर्बाद होता था तो उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती थी। नतीजा यह हुआ कि किसानों को अब हाई रेवेन्यू डिमांड के चलते और किसी तरह की छूट न मिलने के कारण उन्हें महाजन की शरण में जाना पड़ा और उनसे लैंड रेवेन्यू के पेमेंट के लिए कर्ज लेना पड़ा और इसी के कारण वे धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस गए या ऋण के भंवर में फंस गए। राजस्व नहीं देने की स्थिति में किसानों को अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा और इस तरह से किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। इस प्रकार यद्यपि किसान कागज पर तो भूमि का मालिक था, पर व्यवहार में वास्तविक शक्ति औपनिवेशिक राज्य में निहित थी। मालिकाना हक बिना सुरक्षा या अनरीजनेबल टैक्स के कारण रैयत पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। यदि आप रैयतवाड़ी व्यवस्था पर विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो यह वीडियो उपलब्ध है। वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग महलवारी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इसे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को जाता है, जिसने कि 1822 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में लागू किया था और बाद में इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मॉडिफाई किया। का भौगोलिक क्षेत्र जहां पर इसे लागू किया गया था वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हिस्से, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम भारत है। इस व्यवस्था की विशेषता यह थी कि इसमें राजस्व का आकलन की इकाई किसान नहीं बल्कि पूरा गांव या महल था। सामूहिक उत्तरदायित्व भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके अंतर्गत गांव का मुखिया या जमींदार, जिसे लंबरदार कहा जाता था, को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह पूरे गांव की ओर से राजस्व का भुगतान करेगा। उसे प्रत्येक किसान से राजस्व वसूल करना था और फिर उसे कंपनी को देना था। इस प्रकार से यह मुखिया भी एक तरह से बिचौलिया ही था किसान और राज्य के बीच। यदि कोई किसान असफल होता था तो अन्य किसान उस कमी की भरपाई करते थे। तीसरा, इसके अंतर्गत रेवेन्यू का जो फिक्सेशन हुआ था वह था 66% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। उत्पादन का जो 66% था वह राज्य को दिया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा था और यह कैश में दिया जाना था। वास्तव में सारे टैक्स, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो या महलवाड़ी सेटलमेंट हो, उसे जमींदार को या किसान को या फिर गांव के मुखिया को नगद के रूप में ही देना था। रैयतवाड़ी की तरह ही यहाँ पर राजस्व महलवाड़ी व्यवस्था में अस्थायी नहीं था। नियमित अंतराल पर इसका रिवीजन होता था और यह रिवीजन सर्वे के आधार पर होता था और इसमें रेट का रिवीजन वह था 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने 66% से इसे कम करके 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस कर दिया था। क्या किसानों की स्थिति में कोई सुधार महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ? नहीं, इसमें भी किसानों की स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो पाया, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा था और वह अनरियलिस्टिक भी था। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब किसानों के ऊपर दबाव का बढ़ना था। कंपनी की ओर से गांव के मुखिया के ऊपर दबाव बनाया जाता था और गांव का मुखिया फिर किसानों के ऊपर रेंट के लिए दबाव बनाता था। इस तरह से किसान हमेशा बोझ से दबे हुए रहे। चूंकि रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा था और अनरियलिस्टिक था, वह किसानों की पेइंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा था, इसलिए किसानों को मनी लेंडर की शरण में जाना पड़ा या फिर गांव के अभिजात वर्ग जो थे, जो समृद्ध लोग थे, उनकी शरण में जाना पड़ा और उनसे ऋण लेना पड़ा ताकि वे लैंड रेवेन्यू पेमेंट कर सकें। और लेकिन ये लोग अधिकांशतः निर्णयों को प्रभावित करते थे, जिसके कारण किसानों का शोषण हो रहा था। इस तरह से
महलवारी व्यवस्था में भ्रष्ट तरीके का भी उपयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था के चलते जो कम्युनिटी ओनरशिप की फीलिंग थी गांव में, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। महलवारी व्यवस्था में पारंपरिक समुदाय का उपयोग रेवेन्यू कलेक्शन भी किया जाने लगा, पर कॉलोनियल प्रेशर की वजह से यह भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया एक्सट्रैक्शन का, अर्थात अधिक से अधिक गांव से रेवेन्यू को खींचने का एक जरिया बन गया। अब हम लोग तुलना करेंगे जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था की। यह तुलना हम 4 दृष्टि से करेंगे। पहला है राजस्व की इकाई, दूसरा है राजस्व देने की जिम्मेदारी, तीसरा है स्वामित्व, भूमि के स्वामित्व, चौथा है जिन भौगोलिक क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। तो जहां तक राजस्व की इकाई का सवाल है, तो जमींदारी व्यवस्था में जागीर राजस्व की इकाई थी, रैयतवारी व्यवस्था में किसान राजस्व की इकाई था, महलवारी व्यवस्था में गांव या महल राजस्व की इकाई थी। लैंड रेवेन्यू जमा करने की जिम्मेदारी जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के पास थी, रैयतवारी व्यवस्था में किसान के पास थी, महलवारी व्यवस्था में गांव के मुखिया के पास थी, या जिसे लंबरदार कहा जाता था। जहां तक भू स्वामित्व का सवाल है, तो जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के पास भू स्वामित्व था। हालांकि यह तब तक था जब तक कि वह लैंड रेवेन्यू का पेमेंट समय से कंपनी को कर रहा था या सरकार को कर रहा था। उसी तरह से रैयतवारी व्यवस्था में भू स्वामित्व किसान के पास था, लेकिन यह तब तक था जब तक कि वह भू राजस्व का आकलन किया है वह समय पर सरकार को दे रहा था। और महलवारी व्यवस्था में भू स्वामित्व गांव के पास संयुक्त रूप से था। अंत में जमींदारी व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। रैयतवारी व्यवस्था में मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आसाम के कुछ हिस्सों में इसे लागू किया गया। महलवारी व्यवस्था पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा मध्य भारत के हिस्सों में लागू किया गया। इन सभी व्यवस्था में जो एक कॉमन जो थ्रेड था, जो कॉमन बात थी, वह यह थी कि सभी 3 व्यवस्थाओं में एक साफ दिखता है कि सभी का डिजाइन इस तरह से किया गया था जिससे कि औपनिवेशिक राजस्व अधिक से अधिक बढ़ सके। इसका उद्देश्य कभी भी भारतीय किसानों के हितों की रक्षा नहीं करना था। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इसका विश्लेषण करेंगे। पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इसको देखेंगे कि किन बातों का स्मरण रखना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले तो यह है कि जिन क्षेत्रों में इन भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया गया उसे याद रखना होगा। इसे लागू करने का श्रेय किनको है उसे याद रखना होगा कि जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं रेवेन्यू फिक्सेशन को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर के, इसके बारे में, या फिर राजस्व की इकाई के बारे में, ये सभी स्मरण रखना बहुत जरूरी है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है, वो इस तरह से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बहुत ही संक्षेप में अंग्रेजों ने इन भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू करना है, इसके क्या कारण था, उसको संक्षेप में लिखना होगा। दूसरा, प्रत्येक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करना होगा, उसे कहाँ लागू किया गया है उसका उल्लेख करना होगा। तीनों ही व्यवस्थाओं की तुलना करनी होगी, उनके बीच में जो समानताएं हैं उसको बताना होगा, और उनके बीच जो अंतर है उसकी भी चर्चा करनी होगी। और अंत में जो किसानों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर और औपनिवेशिक राज्य के ऊपर इन व्यवस्थाओं का जो प्रभाव पड़ा उसका भी विश्लेषण करना होगा। और अंत में इसकी एक समालोचना करनी होगी कि इन व्यवस्थाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी किस तरह से बढ़ी, कर्ज किस तरह से, लोगों के कर्ज के जाल में किस तरह से ये लोग फंसे, और अग्रेरियन अनरेस्ट इससे इन व्यवस्थाओं के चलते कैसे हुआ, इसकी समालोचना करनी होगी अंत में। इसी के साथ निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट तथा महलवारी सेटलमेंट अलग अलग रास्ते थे जिनका लक्ष्य एक था, अधिक से अधिक अंग्रेजों के लिए भू राजस्व प्राप्त करना भारतीय कृषि और किसानों के कीमत पर। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों और प्रतियोगी मित्रों में इसे शेयर करें और
सिविल सर्विसेज पल्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में स्ट्रक्चर्ड लेक्चर नियमित रूप से मिलती रहे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।